का उद्दीपक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस, ठीक है। यदि आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश को ज़रूर देख लें, उससे कन्फ्यूजन जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे पावलोव साहब ने कहा है कि वो क्या करते हैं, उद्दीपक में क्या रखते हैं, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और उद्दीपक रखा रोटी को, ठीक है। उन्होंने किस पर, बिल्ली पर प्रयोग किया और रोटी को उन्होंने उद्दीपक के तौर पे रखा, ठीक है, स्टिमुलस रखा। और बिल्ली को एक पिंजड़े में क्या किया था, उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। एक पिंजड़े में बिल्ली को उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक। ये आपकी बिल्ली होगी, पिंजड़े में बंद है। और रोटी को खाने के लिए बिल्ली को क्या करना था कि जो पिंजड़े का लीवर था उसको दबाना था। वो जब पिंजड़े का लीवर दबाएगी तभी वो रोटी तक पहुंचेगी, ठीक। तो इस रोटी को देखकर जो बिल्ली अनुक्रिया करती है, अनुक्रिया जिसको आप कहते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसको कहते हैं आप रिस्पॉन्स, जो काम करती, स्टिमुलस को देखकर हमारी जो इच्छा जागृत होती है, ठीक है। स्टिमुलस को देखकर हमारी जो इच्छा जागृत होती है वो आपका क्या हो जाता है, अनुक्रिया हो जाती है। कि मतलब हम रोटी देख के, जो बिल्ली होती है वो रोटी को देखकर लीवर को दबाना सीखती है, ठीक है। और उसका अनुक्रिया सीखती क्या है, लीवर को दबाना, ठीक है। तो रोटी आपका उद्दीपक हो गया और लीवर को दबाना बिल्ली का, ये आपका हो गया अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया हो गया, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि आपको बार बार उद्दीपक दिया जाए, जैसे कोई बच्चा है उसको हम बार बार कह रहे हैं कि बेटा यदि आप स्वर आज बता दोगे, स्वर लर्न कर लोगे तो हम तुमको एक टॉफ़ी देंगे, ठीक है। फिर व्यंजन याद कर लोगे तो 2 टॉफ़ी देंगे, 3 टॉफ़ी देंगे, या एक ही टॉफ़ी देंगे, वो हर बार देंगे, ठीक है। वही बात है कि उद्दीपक को बार बार देने से व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन ये आएगा कि बच्चा जो होगा उस चीज़ का अभ्यस्त हो जाएगा। अभ्यस्त मतलब आदत लग जाएगी उस बच्चे को कि मैं कोई काम करूँगा तो मुझको उसके लिए प्राइज़ चाहिए, ठीक। तो 41वें का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर रही होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 42 में है, निम्नलिखित में से खिलौनों की आयु किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो नहीं सकता, पहले ही इसको काट देते हैं हम, क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं वो किसी एक में ही आयु हो सकती है, सारी अवस्थाओं में ये खिलौनों की आयु तो होगी नहीं, ठीक। तो देखिए ये जो उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था आप नॉर्मली नहीं देखेंगे, आप क्या पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि जो है आपका शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। लेकिन एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हरलॉक जी। हरलॉक एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में। उन्होंने शैशवावस्था को विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था को मात्र 14 दिन का माना है फ्रेंड्स। अगर आप किसी का भी नोट्स पढ़े होंगे, अगर एक हफ्ते के लिए भी हम अधिकतर क्या करते हैं कि जब हम कभी नई चीज़ें शुरुआत करते हैं, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम, तो हम सबसे पहले किसी का नोट देखते हैं ना, उसके बाद। तो अगर किसी का नोट भी आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि हरलॉक जी ने शैशवावस्था को सिर्फ 14 दिन कहा है और उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष कहा है, ठीक ठीक ना। और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष कहा है। आई होप मेरी बात ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो खिलौनों को की आयु अब आप बताइए क्या, 6 से 12 तो आपकी विद्यालय की आयु हो गई, ठीक है। बच्चा विद्यालय में जाना पसंद करता है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में जो 6 से 12 है वो विद्यालय की आयु हो जाएगी आपकी। तो ये खिलौनों की आयु तो होगी नहीं। शैशवावस्था में बच्चा 14 दिन का अगर हरलाख के हिसाब से सोचे तो बच्चा खिलौनों की आयु क्या, उसे तो अपने मम्मी पापा को पहचानना सीखा होगा कि नहीं, ठीक। 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में जो होता है बच्चा सीखता है माँ को पहचानना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था में। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही नॉर्मल हो जाता है यदि यहाँ पे किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था देता।
लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये जो है हरलॉग के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है, इसीलिए हमें हरलॉग के हिसाब से क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है आपका 43वां वुंट द्वारा, विलियम वुंट द्वारा। इनका नाम आपने बहुत बार क्या, पहली बार तो सुना ही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में इन लोगों का जिक्र तो समझ लीजिए हर पेज पर होता है। तो विलियम वुंट द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय मैंने, अगर आपने मेरी पहली वीडियो इससे पहले की एक वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता जरूर होगा कि संप्रदाय को स्कूल बोलते हैं ना, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, कि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं विलियम वुंट क्या है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रकार्यवाद, साहचर्यवाद। तो इन दोनों को तो हटाइए। यदि फ्रेंड्स इनके बारे में आप डिटेल में जाना चाहते हैं कि प्रकार्यवाद क्या है, साहचर्यवाद क्या है, ये आप जाके चैनल पे विजिट करिए, आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगी और पूरी तरह से मैंने उसमें समझाया हुआ है। ठीक, तो विलियम वुंट द्वारा प्रतिपादित जो है वो है आपका संरचनावाद, और मनोविश्लेषणवाद जो है आपने बिल्कुल ही इसको समझा होगा। और मेरी अगर पहली वीडियो भी अगर आपने देखी होगी जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ करके मैंने वीडियो बनाया है, यदि आप उसको देखेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि ये जो मनोविश्लेषणवाद है वो आपके सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड जी ने दी हुई है। ठीक है, जो आपके अचेतन मन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो विलियम वुंट जो है इन्होंने कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का प्रतिपादन किया था, वो था संरचनावाद। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म। और मैं आपको बता दूं वुंट साहब ही ऐसे हैं जिन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, विलियम, आप कहीं लिख लीजिएगा कि विलियम वुंट ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। सकारात्मक दंड का उदाहरण है। सकारात्मक नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए पॉजिटिव। आई होप मेरी बात क्लियर होगी जो अभी तक मैंने क्वेश्चन समझाए हैं। तो दंड हो लेकिन वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, पनिशमेंट तो हो लेकिन कैसी हो, पॉजिटिव पनिशमेंट हो। ऑप्शन देख लेते हैं, मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, उपहास। ठीक है, उपहास है यहाँ फ्रेंड्स, उपहास उड़ाना। ठीक है, उपहास मतलब मजाक, उपहास उड़ाना, यह आपका हो जाएगा उपहास उड़ाना। मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, तो समय बर्बाद नेगेटिव चीज़ है, ये शिक्षा मनोविज्ञान में बिल्कुल ही सही नहीं होगी। मीन लेख निकालना बंद करना मतलब मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो जब हम किसी में कमियां निकालना शुरू करते हैं तो हम उस चीज़ से बहुत कुछ सीखते हैं, तब तो ये सही हुआ। मतलब मीन लेख निकालना बंद करना तो हमारे लिए कहीं न कहीं नहीं ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। और जब दोनों नहीं होगा तो सभी हो नहीं सकता। अब आपका हो जाएगा ऑप्शन, सही हो जाएगा ऑप्शन पहला, मित्रों के द्वारा उपहास। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं आती हैं और हमारे जो मित्र होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं वो लोग उस चीज़ को एक हम लोगों का उपहास या मजाक बना देते हैं ना, कि अरे ये तुमको नहीं आ रहा है। तो हम क्या लेते हैं उसको सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। हम कहते हैं कि चलिए तुम सीख लियो, हम भी इसको ज़रूर सीख लेंगे, है कि नहीं। तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाती है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शन है आपका, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। बहिर्दर्शन विधि फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में से ये आपकी जो है एक विधि है जिसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। और मैं बहिर्दर्शन विधि के बारे में ये थोड़ा बताना चाहूँगी आपको कि यदि आप इसके बारे में पूरी तरह से समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि सीटेट में आपके जो 1-2 नंबर से न रह जाएं आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से समझाई हुई। फिलहाल देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है। पहला है वुडवर्थ, यहाँ वुडवर्थ है
वुडवर्थ साहब हैं, ने, वाटसन ने, विलियम वुंट ने, जिसको आपने अभी भी देखा, और विलियम जेम्स ने। तो विलियम जेम्स तो है नहीं, इनको हटा दीजिए। विलियम वुंट भी नहीं है बहिर्दर्शन विधि के, लेकिन वाटसन जो है आपके, कौन, वाटसन, वाटसन जो है ये बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं। बहिर्दर्शन विधि को फ्रेंड समझना है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। वाटसन जो है वो हैं आपके व्यवहारवाद के जनक हैं, व्यवहारवाद के जनक, ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादन है। अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है वुडवर्थ ने, वाटसन ने, विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने, ठीक है। तो अंतः निरीक्षण विधि भी मैंने समझाई है, हुई है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है, आप चैनल पर विजिट करें और उसे ज़रूर देखें। तो अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आपके हैं, न ही वुडवर्थ है, वाटसन भी नहीं है, और आपके विलियम जेम्स भी नहीं है, वो हैं आपके विलियम वुंट साहब, ठीक है। अंतः निरीक्षण विधि इन्होंने ही प्रतिपादित करी थी। अब ये पहले प्रयोगशाला के जनक हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रयोगात्मक चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। तो आप अगर नॉर्मली देखेंगे कि हम अंतः निरीक्षण अधिकतर करते हैं, जैसे कि हम अपने ही क्वेश्चन को हल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या पहले से हमारे जो आंसर है वो बेटर आ रहे हैं या नहीं बेटर आ रहे हैं, तो वह अंतः निरीक्षण विधि हुई। अंतः निरीक्षण विधि का मतलब हो जाता है फ्रेंड आपका कि अपने से अपनी कमियों तथा कमियों को भी देखना, लाभ का भी देखना और हानि का भी देखना, ठीक है। देखिए, कार्ल एन ब्रुश ने बाल्यावस्था को क्या कहा है, ठीक है। तो यहाँ मिथ्या काल ऑप्शन, दूसरा जिज्ञासा काल, तीसरा महत्वपूर्ण काल और चौथा आपका जिज्ञासा काल हो गया है। यहाँ पे आप इसको अनोखा काल लिख लीजिए, ठीक है, अनोखा काल, ठीक है, अनोखा काल। तो मिथ्या काल इन्होंने नहीं कहा है, महत्वपूर्ण काल भी कार्ल एन ब्रुश ने नहीं कहा है, जिज्ञासा काल भी नहीं कहा है। इन्होंने, कार्ल एन ब्रुश ने बाल्यावस्था को एक अनोखा काल कहा है। ये कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो बच्चा सीखता है वो पूरे जीवन में कभी नहीं सीखता, क्योंकि ये एक ऐसा अनोखा काल है जहाँ बच्चे में स्मृति शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और बच्चा जो होता है वह बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखता है, एक अनोखे तरीके से सीखता है। जैसे एक कोई व्यक्ति आता है अचानक किसी नए शहर में और उसे कुछ नहीं पता होता और बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि कहाँ जाना है, कैसी सड़कें हैं, कहाँ पे ये जगह है। उसी तरह छोटे बच्चे जब बाल्यावस्था में होते हैं तो उनके क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, इसलिए उन्होंने अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 48। इस क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग है। तो सिगमंड फ्रॉइड वही हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद को दिया हुआ है, ठीक है, और मनोविश्लेषणात्मक विधि भी इन्होंने ही दी है। मैंने अभी आपको बताया था जी, इन्होंने अचेतन मन, अवचेतन मन तथा अर्धचेतन मन के बारे में बताया है। एक कुछ लाइन में मैं अर्धचेतन मन, अवचेतन मन को बता देना चाहूँगी। सिगमंड फ्रॉइड जी कहते हैं कि अचेतन मन वो होता है जिसमें हम ऐसी कोई इच्छाएं तृप्ति असंतुष्ट इच्छाएं होती हैं जो पूरी तरह से दब जाती हैं और हमें महसूस नहीं होती हैं, और यदि कोई चीज़ जो हमें न मिली हो वो कहीं न कहीं अर्धचेतन में रह जाती है और वो फिर वापस हमें याद आ जाती है। अवचेतन जो होता है उसमें हम अपनी तृप्त इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी कुछ लोग अपनी चीज़ों को या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निगेटिव रास्ते भी अपनाते हैं। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड कहीं न कहीं थोड़ा सा मनोविज्ञान में निगेटिविटी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनका बहुत ही विरोध भी हुआ है सिगमंड फ्रॉइड जी का। देखते हैं ऑप्शन कि सिगमंड फ्रॉइड ने मन का सबसे बड़ा भाग किसको माना है, तो इन्होंने माना है अचेतन मन को, ठीक है। आप ऑप्शन याद रखिएगा,
अचेतन को मन को माना है, क्यों माना है, किस लिए माना है, ये जो है सिगमंड फ्रायड का जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ उसको आप ज़रूर देखिएगा एक बार चैनल पर विजिट करके, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं आपका 49वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वमोह को जाना जाता है अफेसिया से नहीं, बुलिमिया से नहीं, डिसलेक्सिया से नहीं। डिसलेक्सिया आपको पता है पठन विकार से संबंधित है, जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है मौखिक रूप से, ठीक है। ये पठन विकार, विकार मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि पठन विकार, दोष, विकार मतलब आप कह सकते हैं दोष, ठीक है फ्रेंड्स। तो खुद से ही क्या होता है, कभी कभी किशोरावस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद पे ही मोहित हो जाते हैं, जैसे कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, ये हो जाता है। तो ये नार्सिसिज्म के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये चीज़ें अगर आप रेगुलर हल कर रहे होंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे या मेरी वीडियो से भी पढ़ रहे होंगे, तो अब तक आपने कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देख लिया होगा। अगला देखते हैं आपको, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन को आप एक तरह से ले सकते हैं टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, या आप इसको परीक्षा के हिसाब से ले लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आप टेस्ट के हिसाब से मूल्यांकन को लें तो अच्छा होगा, क्योंकि टेस्ट में हम क्या करते हैं कि बच्चे को कभी कभी वो चीज़ें भी पूछ लेते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, और मूल्यांकन यही कहता है कि मूल्यांकन वही है जो बच्चे के वातावरण, व्यवहार से और शारीरिक सामाजिक वातावरण से भी पूछा जाए। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन उसी को कहते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो त्रिकोण का भाग नहीं है, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, मूल्यांकन, अधिगम। देखिए मूल्यांकन मतलब यदि आपको किसी बच्चे का टेस्ट करना हो, टेस्ट लेना हो, और टेस्ट इसलिए लेना हो क्योंकि बच्चा जो है सेकंड में पढ़ने जा रहा है या फर्स्ट में पढ़ने जा रहा है, तो आप मूल्यांकन यही करेंगे ना कि बच्चे का शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। हम मूल्यांकन इसलिए करेंगे जैसे कि बच्चे को क्या आता है। जब हमको पता चलेगा कि बच्चे को सिर्फ अ लिखने आता है, स्वर अच्छे से नहीं होता बच्चे को आता है, और ना ही उच्चारण कर पाता है, उसको व्यंजन भी बच्चे को नहीं आता है, ठीक है, आपको ये पता चलता है टेस्ट लेने के बाद। तो आपका शैक्षिक उद्देश्य क्या होगा, आपका शैक्षिक उद्देश्य पहले होगा कि स्वर और व्यंजन पहले हम रीडिंग लगवाएंगे, उसके बाद लिखना सिखाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले तो बच्चे को हम बोल कर सिखाएंगे, ठीक है, मौखिक तरीके से, फिर उसको लिख कर सिखाएंगे, देख कर बच्चे चित्र से देखेंगे, तो शैक्षिक उद्देश्य होगा। निगेटिव पूछा है, ठीक है, निगेटिव पूछा है तो जो इसमें सही रहेगा ऑप्शन में वो चीज़ इसमें गलत हो जाएगी। जैसे ये शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन का भाग है, तो यहाँ नहीं पूछा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में मूल्यांकन तो ज़रूरी है, इसमें कोई बात है नहीं, तो मूल्यांकन, ठीक है, ये भी सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अधिगम, अधिगम में सीखना, बच्चा जब आ रहा है आप उसका टेस्ट किस लिए लिए हैं, क्योंकि उसको सिखाना ही तो है ना कुछ, इसलिए अधिगम भी सही है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप किस अनुभव से बच्चे को सिखा रहे हैं, ये मूल्यांकन का त्रिकोण का भाग नहीं है। आप त्रिकोण बनाएंगे ऐसे ना, तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अधिगम आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा मूल्यांकन। समझ रहे हैं ना, पहले शैक्षिक उद्देश्य आता है, पहले उद्देश्य क्या है, बच्चों को सिखाना, फिर किस तरीके से आप सिखाएंगे बच्चे को, वो करेंगे हम क्या, वो बच्चा करेगा अधिगम, सीखने के बाद हम करेंगे उसके मूल्यांकन। ठीक, समझ में आया? समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये। जैसे मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो शिक्षण अनुभव, क्योंकि शिक्षक के पास जो अनुभव है उससे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, उसका मूल्यांकन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टीचर का अनुभव है, टीचर ही समझेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और यदि आप और वीडियो या और कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो और भी चैनल पे जाके विज़िट करें, वीडियोस को देखें और अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि जो मैं वीडियो अगली अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुँचे और आप उसे देख के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आप मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।